माननीय संदीप गोयल सर, उनसे जिससे आप भी पढ़े हुए हैं जी। तो डिमोटिवेशन तब आता है जब मॉक्स में नंबर नहीं बना, क्योंकि एग्जाम आपके डेली नहीं होते। तो जब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की तो लगभग 1-1.5 महीना, मेंस के पहले 1-1.5 महीना की, तो मेरी टाइपिंग लगभग मैं आपके पास भी आता था मेंस के टाइम पे जी। तो आपने जैसे बताया कि जब आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है अच्छे से, तो आप डरना किस बात, मैथ्स इंग्लिश ही सभी ज़्यादातर पढ़ते थे, क्योंकि जीएस और रीजनिंग में सिर्फ प्री होता था। यहाँ संस्था में जो मॉक होता है वहाँ पर रेगुलर मॉक्स जो होते हैं 100 एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 120 क्वेश्चन कराते हैं, और उसका टाइम भी कम कर दिया जाता है कि कुछ भी छोटी प्रॉब्लम मैथ्स से रिलेटेड हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैं आपसे डायरेक्टली उससे कन्वर्सेशन बात पूछ सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछना चाहें। एक वर्ष में लगातार 3 एग्जाम एक साथ लगातार क्वालिफाई करें। एक दवाई की तरीके लेके पर्चा बना के दिया था, सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा, रात को आधा घंटा। आप सभी का स्वागत है अर्थ अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। हम लगातार बच्चों के गाइडेंस के लिए, उनको सही तरीके से प्रिपरेशन में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। उसी श्रृंखला में जिसका नाम चयन संवाद है, बच्चों से बात करने का एक तरीका, एक नाम, जिसमें आप देखते हैं कि उस कहानी से आप डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हम शुरुआती चीज़ों से स्टार्ट करें और लगातार आगे बढ़ें। कोई ऐसी कमी हमसे हो ना जाए जिसको हम बाद में दूर ना कर पाएं और समय निकल जाए। चयनित छात्रों का जो अनुभव होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ही वर्ष में फर्स्ट अटेम्प्ट में एक साथ 3 एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले बच्चों की सूची अगर बनाई जाए तो उनमें बहुत कम लोग शामिल हो पाते हैं इतने बड़े एग्जामिनेशन में। एसएससी जैसे इस बड़े एग्जाम में आज हमारे साथ एक छात्र हैं हमारे संस्थान के, जिनसे आज आप मिलेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उन्होंने इस मुकाम को हासिल भी किया है लगातार इसी गाइडेंस के साथ। तो आप मिलेंगे। चलिए मैं आपको परिचय कराता हूँ हिमांशु से। तो हिमांशु संस्थान से लंबे समय तक जुड़े रहे, जो लगातार आप अपने अनुभवों को यहाँ शेयर करेंगे। तो पहले कुछ अपना परिचय बच्चों से आप स्वयं दें। सबसे पहले धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। और मैं हिमांशु, मेरा स्कूलिंग पंडित रघुनाथ प्रसाद इंटर कॉलेज से हुई है और मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। सबसे पहले मैंने 1 साल मैंने एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी की थी। ठीक है। और लेकिन जब उसमें मैंने एग्ज़ाम कोई नहीं दिया था उसमें, लेकिन फिर मेरी सिस्टर जो कि यहीं से पढ़ी हुई है संस्थान से ही, और वो यूपी पुलिस में इसमें सेलेक्टेड है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अर्थ अकेडमी, क्योंकि वो उसमें तैयारी कर रही थी और कह रही सबसे रेपुटेड ऑफलाइन, उसमें मतलब ऑनलाइन इतना अच्छा चलन नहीं था 2022 की बात करें। हाँ, तो मतलब चलन था, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पढ़ के देखा था आपसे, तो उन्होंने बताया कि रोहित सर जो कि अर्थ अकेडमी पढ़ाते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो सिस्टर ने बताया। उसके बाद हमारे सर जो मैं 12th में माननीय संदीप गोयल सर, उनसे जिससे आप भी पढ़े हुए हैं जी, उन्होंने बताया आपके बारे में कि आप रोहित सर से पढ़ सकते हैं। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि आपको मेन जो गाइडेंस है वो इस मतलब मेन जो संस्थान आने की यात्रा शुरू हुई वो आपकी बहन से आपको एक रास्ता मिला, और साथ साथ जो मैथमेटिक्स गुरु जी पढ़ाते थे उन्होंने हमको पढ़ाया, संदीप जी। तो पूजनीय संदीप गोयल जी, तो उनसे ही एक रास्ता मार्ग मिला, फिर आप चीज़ें आगे बढ़ती रही। एक वर्ष में लगातार 3 एग्जाम एक साथ लगातार क्वालिफाई करें, तो क्या इसके लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करी गई, या आपको लगता है कि नहीं तैयारी वैसे चलती रही, उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करते गए? नहीं, डिफरेंट स्ट्रेटजी क्या, जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है हमारा कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी बना कर रखते हैं, डेली आपका रूटीन सेम है, रेगुलर आप 6 बजे उठ रहे हैं, रात को 11:30 बजे सो रहे हैं और बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। आप डेली 2 मॉक्स दे रहे हैं संस्थान में भी या फिर ऑनलाइन भी, और अगर आप 7 से 8 वोकैब पढ़ रहे हैं तो आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे और परसों पढ़ेंगे, पूरा साल इसी तरीके से पढ़ना है। तो एक आदत से पड़ जाती है हमारे माइंड को भी, हमारी बॉडी को भी, कि हमको आज पूरा दिन क्या करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो हैबिट में आपकी हो जाता है, आदत में आदत बन जाती है आपकी। तो आपका क्या रूटीन था? जैसे आप तैयारी स्टार्ट करते थे, कई बार बच्चे, जैसा कि आपने शुरू में अपनी बात में इंट्रोड्यूस करते समय जिक्र किया कि मतलब पहली बात तो 2022 की, मतलब इंट्रोडक्शन की अगर बात करें ऑनलाइन कोचिंग्स की, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन एजुकेटर्स स्टार्ट कर चुके हैं, बट इसी बीच हम बात कर रहे हैं कि आपने ऑफलाइन को चुना, तो आपने क्या रूटीन में अपने बदलाव पाया ऑफलाइन को चुनने के बाद?
तो जब आप लगातार ऐसे चलते रहे तो आपने इससे क्या बहुत हेल्प पाई कि लगातार हम एकदम बिल्कुल कनेक्टेड रहे? अगर हम ऑनलाइन होते तो ये काम शायद कठिन हो जाता। जी, सबसे पहले तो जैसे कि देखा जाए कि ऑनलाइन में आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, जब आप संस्था आएंगे आपके सानिध्य में, मैंने जब भी पढ़ा कोई कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम मैथ्स से रिलेटेड हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैं आपसे डायरेक्टली उससे कन्वर्सेशन बात पूछ सकता हूँ, जो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। मतलब वो बेसिक इंट्रैक्शन से नहीं हाँ, पता। बेसिक मैं इंटरेक्शन। यहाँ पे ये कह सकते हैं आप, मतलब हम लोग की, हाँ, चीज़ें के सबके अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हाँ हैं, हाँ। है ना। हम लोग अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं पॉसिबल हमारे लिए ऑफलाइन जा पाना, तब तो ठीक है, बट अगर हमारे पास बेस्ट तरीका है तो उसको अगर हम आप ऑफलाइन में अच्छे टीचर अवेलेबल हैं तो क्यों नहीं। ठीक है। तो जब आप लगातार इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो सब्जेक्टिव इंटरेक्शन जो आपका चीज़ों के लिए रहा और उनको धीरे धीरे आपने इंक्रीज करने के लिए प्रयास किया होगा, तो उस बारे में, जैसे मैथमेटिक्स के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, किस बेस से, किस चीज़ों से आपको लगातार हेल्प मिली, उस बारे में थोड़ा बताएंगे बच्चों। तो जैसे कि मैंने अप्रैल 2022 में मैथ्स से स्टार्ट की जैसे प्रिपरेशन, क्योंकि उस समय जब मैं आया तब मैथ्स और इंग्लिश का ही मेंस होता था। तो मैथ्स और इंग्लिश ही सभी ज़्यादातर पढ़ते थे, क्योंकि जीएस और रीजनिंग में सिर्फ प्री होता था, तो काम चला वो उतना ये बात आप 2022 से पहले की हाँ, कर रहे हैं। 2022, हाँ, जब मीन्स 2022 का मीन्स के पहले की, तब उस समय तभी मैं आपके पास आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने मैथ्स और इंग्लिश से स्टार्ट किया था कोर्स। जब काफ़ी फ्लो आ गया, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तब मैंने रीजनिंग स्टार्ट की, फिर जीएस। तब तक उसके बाद जब ये नया आ गया कॉन्सेप्ट इसका एसएससी का कि जीएसपी और रीजनिंग भी मीन्स में आएगी, तब जीएस पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि पहले इतना ध्यान देते नहीं थे, लगभग कभी 10 नंबर आ रहे हैं, कभी 12 नंबर आ रहे हैं जीएस में, इस तरीके से। लेकिन फिर जीएस भी इक्वली आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मीन्स में डिसाइड कर रही है मार्क्स को। ठीक है। तो अभी इसी तैयारी के आसपास चयन संवाद, जैसे हमने श्रृंखला का नाम स्वयं बच्चों की बात की, अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं और उस तैयारी के मध्य में महीने 2 महीने बाद उनको एक ऐसा मौका लगता है जब उनको लगता है कि मतलब एक टाइम आता है जब उनको लगता है कि नहीं, बस अब नहीं हो रहा है। कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके पास ऐसी कि जिससे आपको लगा हो कि नहीं, अब हम शिथिलता आ रही है, अगर आती है तो उससे कैसे निकला जा सकता है? जी, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मॉक्स दे रहे हैं, सबसे डिमोटिवेशन तब आता है जब मॉक्स में नंबर नहीं बना, क्योंकि एग्ज़ाम आपके डेली नहीं होते। मॉक्स आपने दिए, कभी 150 160 स्कोर आ रहा है, 170 भी पहुंच रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा अचानक हो जाता है 2-3 दिन का 140 है, 145 है, इस तरीके से, तो अपने आप डिमोटिवेशन आने लगता है। तो इस तरह ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ, तो इससे मैं आपके पास भी आता था मेंस के टाइम पे। जी, तो आपने भी जैसा बताया कि जब आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है अच्छे से, तो आप डरना किस बात का। बिल्कुल। वो क्वेश्चंस को सुनना तो होंगे नहीं। हाँ, वही सब चीज़ें आप जैसे जब चल रही वैसे आपकी आएंगी। प्रीवियस ईयर पे अच्छी पकड़ है, आपने सारे प्रीवियस अच्छे से किए हुए हैं। अब जैसे इस सेगमेंट में मुझे जैसे याद आ रहा है कि आपको याद करी कि जैसे सीजीएल 2024 में आपने फाइनल सिलेक्शन एएसओस के पद पर लिया, सीएसएस में आप इस समय तैनात भी हैं, तो इससे पहले सीएसएसएल का एग्जाम जिसके लिए टाइपिंग आपकी प्रिपेयर थी, तो उस इंसिडेंस के बारे में थोड़ा याद होगा आपको, तो बताएंगे तो बच्चों को लगेगा कि नहीं, कुछ भी करना असंभव तो नहीं है। जी, जैसे कि मैंने उससे पहले जब मेरा सीएसएल का प्री एग्ज़ाम हो गया, आंसर किया गई, तब तक मैंने कभी भी टाइपिंग नहीं की थी। तो जब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की तो लगभग 1-1.5 महीना, मेंस के पहले 1-1.5 महीना की, तो मेरी टाइपिंग लगभग 25, 26, 27 ऐसी चल रही थी, इतने वर्ड पर मिनट। काफ़ी परेशान, क्योंकि एग्ज़ाम के लगभग 15-20 दिन बचे हुए थे, तब मैं आपके पास पहुंचा, सर टाइपिंग नहीं हो रही है। वो अच्छे से याद है हाँ, मुझे। जब सारे बैच रात को पहुंचे थे आपके पास, सर टाइपिंग नहीं हो रही, तब आपने एक दवाई की तरीके लिख पर्चा बना के दिया था, सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा, रात को आधा घंटा, इस तरीके से टाइपिंग यहीं संस्थान में ही आपने बंदोबस्त कराया। लगातार आप उसको करते रहे। संडे को भी टाइपिंग, यानी कि मैंने दिवाली वाले दिन भी आपने मेरे लिए यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलवाया था। मुझे याद है कि शायद उस दिन स्टाफ एब्सेंट था, जो भी टीम मेंबर कोई था नहीं, तो आपने मैसेज किया था, फिर उसको जिस तरह मैनेज किया गया। तो बच्चों कुल मिला के बात ये आती है कि अगर हम देखते हैं कि कई बार हम इस बात पे लेके जाते हैं कि टाइम बहुत कम था इसलिए नहीं कर पाए, उसी जगह हिमांशु का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं क्लास में अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ कि बहुत कम टाइम है, कुछ चीज़ें तैयार नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वैसे तो सब टाइमली मैनेज किया जाना चाहिए, उस रूटीन के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, जैसे लगातार चीज़ें चलती हैं, सुबह से आ जाना,
लगातार पढ़ते रहना, फिर पूरी देर लाइब्रेरी में बने रहना, लंच बॉक्स पर लेके आना और शाम तक उसी रूटीन में बने रहना। इस तरह से हम पाते थे कि हम लगातार चीज़ों को मेंटेन कर पाते। अब इस तैयारी के मध्य में जैसे हम लगातार जो बात कर रहे हैं बच्चों से, हमारी तैयारी की इस हिसाब से स्टार्ट हुई कि आपने मतलब डिस्कशन में कि आपने इस पर्टिकुलर पद पे सिलेक्शन लिया, उससे ठीक पहले की चीज़ें हम बता रहे हैं। हम थोड़ा सा बच्चों को और पीछे ले जाना चाहते हैं जो आज लर्निंग बैचेज में हैं, क्योंकि हम मॉक से जब बात करते हैं तो मॉक से बात करते समय एक बात ये आती है कि मॉक ही मुख्य हो जाता है, लेकिन हम उससे पहले आपकी तैयारी के एक एक बिंदु पे बात करना चाहते हैं आपसे, जिसमें जब आप लर्निंग बैच में आए, फिर आपने वहाँ की टेस्ट सीरीज को फॉलो किया, फिर क्लास के टेस्ट को फॉलो किया, और ऐसे करते करते टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज में जब आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन सारी यात्रा के बारे में बच्चों को बताया। कि जैसे कि जब मैं फ्रेशर था तो आपने बताया कि लगभग आपका जब तक कोर्स 50-60% ना हो जाए, मतलब 50-60% कोर्स हो जाए, उसके बाद से ही आप मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से किया और लगभग वीक में अल्टरनेटिवली 3 मॉक्स देता था, और उसका लेकिन एनालिसिस का जरूर था करना। हाँ, उसका एनालिसिस रेगुलर करना होता था। और जब हमारा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो गया और इंग्लिश का भी कोर्स कंप्लीट हो गया, तब रेगुलरिटी मॉक्स डेली, एक मॉक डेली देना। फिर जब रिवीजन भी अच्छे से हो गया काफ़ी, तब डेली एक मॉक ऑनलाइन और एक मॉक यहीं संस्था में अप्रोच बूस्टर बैच में, वहाँ पे प्रैक्टिस बैच भी जिसको प्रैक्टिस बैच में, हाँ, वहाँ पर देते रहे लगातार। तो कुल तैयारी के एक विंग है कि मतलब पहले हम लगातार लर्निंग बैच में सिलेबस पूरा करें, संस्थान की सभी एक्टिविटीज में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज में जिसमें आपने एक अच्छा स्थान ग्रहण किया उसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो जैसे जो भी एक्टिविटी और इनको पार्टिसिपेट करते जाएं तो धीरे धीरे तैयारी इस स्थिति तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है जहाँ पर आप अपने आप को ऊपर पाते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ बच्चों के क्वेश्चन को जवाब बातचीत भी करेंगे। बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे, जो बच्चों ने मैसेज के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भेजे मुझे कि भाई ये क्वेश्चन हमारे बच्चों से पूछें। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आपने जो मॉक टेस्ट दिए जिसके बारे में आपने बताया कि लगातार इम्पैक्ट आपके प्रिपरेशन पर, आपकी तैयारी पर रहा, तो ऐसा क्या खास प्रैक्टिस बेस के मॉक टेस्ट में आपने फील किया जो आप बताना चाहेंगे बच्चों को कि जब आप 70% 80% सिलेबस पूरा कर लें तो उस बैच को ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन को और बूस्ट कैसे कर सकते हैं? जी, जैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ संस्था में जो मॉक होता है वहाँ पर रेगुलर मॉक्स जो होते हैं 100 एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 120 क्वेश्चन कराए थे और उसका टाइम भी कम कर दिया जाता है। तो हमारी स्पीड इतनी इन्हेंस हो जाती है कि मॉक्स जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर प्रेशर फील ही नहीं होगा आपको। और जैसे कि मेरा खुद प्री का एग्ज़ाम, जब मैंने सीजीएल प्री का एग्ज़ाम दिया, मेरा 15 मिनट लगभग समय बच गया था पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद, टाइम से पहले आपने पेपर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि आप लगातार जब मॉक देते हैं तो रेगुलरिटी के साथ और ज़्यादा संख्या में, तो उसका ये बेनिफिट आपको लगातार मिलता है। जो एग्जाम्स आपने दिए उनमें आपकी परफॉर्मेंस में मैथ्स में क्या मार्क्स रहे जब आपने सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम दिए? और अदर सब्जेक्ट के मार्क्स भी बताएं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के तो फ्लिकरिंग रहते हैं, मतलब मार्क्स ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या परफॉर्मेंस रही और ये कैसे आपने अचीव किया? अब मेरा सीएचएसएल प्री का स्कोर टोटल स्कोर था 163 और मैथ्स में मेरा स्कोर 45 था, और सीजीएल प्री में मेरा टोटल स्कोर 183 था और मैथ्स का 48 था। और मेंस में भी इसी तरीके से, मेंस में मेरा सीएचएसएल मेंस का 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सही थे, और सीजीएल मेंस में मेरा मैथ्स का स्कोर 84 था, 90 ऑफ 84। बच्चों का एक अगला सवाल है कि आपने तीनों एग्जाम एक साथ क्लियर करे, जैसा कि उनको सूचना दी गई थी कि अगर कोई बच्चा ऐसे आता है तो तीनों एग्जाम एक साथ क्वालिफाई किए और एक ही अटेम्प्ट में और एक ही साथ क्वालिफाई किए। तो इन तीनों की तैयारी के बीच में, जैसे कि आप जानते हैं सारे सेम सिलेबस हैं, तो कैसे क्या मैनेज किया जाए? सब बैक टू बैक एग्जाम लगते हैं, तो कुछ आपने स्पेशल स्ट्रेटजी अपनाई? क्योंकि बहुत बार लोग कन्फ्यूज रहते हैं, मैं बच्चों को बताता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को एक्सप्लेन करें। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि आप एसएससी की तैयारी करने आएंगे तो मेरे हिसाब से सभी में सेम सिलेबस होता है, क्योंकि क्वेश्चन सब में सेम आते हैं। कभी कभी एमटीएस में मैथ्स क्वेश्चन आ जाते हैं, सीजीएल में लो हो जाते हैं। इस वजह से तैयारी आप ओवरऑल करिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रखे नहीं। मैंने सीजीएल को टारगेट करके तैयारी की, बाकी एमटीएस का एग्ज़ाम, सीएचएसएल का एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम इनको दे दिए थे, लगातार दिए तो ऑटोमेटिकली वैसे चीज। बच्चों का अगला सवाल है कि जब आपने शुरुआत की थी
तो क्या सोचा था कि एक दिन सिलेक्शन मिलेगा, या कोई डाउट था? नहीं, मतलब मैंने सिलेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं था। मेरे मेन फोकस ये था कि तैयारी अच्छे से करनी है। तैयारी अपनी जब तक मेरा सिलेबस हो रहा है, मैं सिलेबस को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लें। और क्योंकि अगर सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप बार बार पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि आपने ये रेगुलरिटी अगर नहीं बन रही, जैसे आप CISI पढ़ रहे हैं, आप 4 दिन नहीं है तो CISI गायब हो गया। हाँ, साफ हो। फिर आप जब भी मॉक देंगे तो वो CISI क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जा रहे हैं, वो फिर आप दोबारा पढ़ेंगे उसको, बिल्कुल। तो वो टाइम मैनेज नहीं होता ना फिर इस तरीके से। तो ये था। तो हिमांशु का ये कहना है कि आपने लगातार प्रिपरेशन में सबसे मेन फोकस किया तैयारी पर, फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा। और यही सच भी है। मुझे लगता है कि फिर चूपद हमने चाहा एक ही बार में पाया, कुछ सोचा था पहली बार नहीं भी होगा, कभी सोचा ही नहीं बेसिकली, तो पहली बार होगा या नहीं होगा इससे बात नहीं आई। एक बच्चे का अगला सवाल है कि डेली स्टडी रूटीन के लिए आप क्या करते थे? कोई फिक्स शेड्यूल था या आप इसको मतलब कभी भी फ्लिकरिंग मैनेज कर लेते थे कि आगे पीछे कर लिया? नहीं, बारे में बताएं। मेरा जैसे कि शेड्यूल कभी भी चेंज नहीं हुआ पूरे साल। शायद ही कभी हुआ होगा कि आधा घंटा भी इधर उधर हुआ हो, लेकिन जैसे 6 बजे सुबह उठना है, रात को 11:30 बजे सोना है। ठीक है। ये टाइम बिल्कुल फिक्स हो। इसके बीच में 6 से 7 नहाना हो गया, खाना नाश्ता करना। उसके बाद मैं सुबह यहाँ पर अर्थ अकेडमी लाइब्रेरी में आ जाता। अच्छा, संस्थान की लाइब्रेरी में आप आ गए। ठीक है। 7 बजे लाइब्रेरी में सुबह 7 से 8 को क्या पढ़ना, उसके बाद एक ऑनलाइन मॉक देना, उसका एनालिसिस करना। उसके बाद फिर यहीं अप्रोच बूस्टर बैच में, प्रैक्टिस बैच में, वहाँ पर आप जो क्वेश्चन कराते थे प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस। उसके बाद मॉक होता था, वो मॉक वैसे ही सुबह से शाम तक शेड्यूल यही चलता रहा और ये कभी नहीं टूटा। जी बिल्कुल। तो कंक्लूजन बच्चों इस बात का निकलता है कि आप एक फिक्स शेड्यूल बना लेते हैं, जिसको बनाने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन फिर उसका जब बन जाता है तो उसको आपको लगातार फॉलो करते रहना होता है। ये बच्चों का ये उत्तर हो गया। उसके बाद आता है कि जैसे आप बात कर रहे थे कि बार बार मॉक को लेकर के, तो वो सारा चीज़ें आपने बताई दी हैं। किसी दिन ऐसा लगा कि बहुत डिमोटिवेशन आ रहा है, ऐसा कोई दिन रहा जिस दिन आपको लगा हो कि नहीं अब नहीं मैनेज हो रहा है, तो उस दिन उससे निकलने के लिए आपने कुछ किया, या क्या ऐसा करना चाहिए? आजकल बहुत सारे बच्चे कई बार तैयारी के मध्य में बहुत टूट जाते हैं और कभी कभी बहुत बुरी खबरें भी सुनने में मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई स्टूडेंट खड़ा होता है, उसको लगता है कि मैं कर तो रहा हूँ, हो नहीं रहा, कर तो रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तो उस स्टेज में उसको क्या करना चाहिए? और आपके सामने ऐसी जब समस्या है तो आपने क्या किया? बेसिकली ऐसा कभी मतलब इतना डिमोटिवेशन आया नहीं, क्योंकि अगर आपके मॉक्स में स्कोर अच्छा चल रहा है तो डिमोटिवेशन आता नहीं है। अगर ऐसा कभी हुआ है, जैसे कि मेरा मेंस के पहले ही 15 दिन पहले लगभग स्कोर गिरने लगा था, फिर मैं आपके पास आया था तो आपने कहा जब तैयारी आपकी कंप्लीट है, सब कुछ तैयार है अच्छे से, तो डरना किस बात का। तो बस उसके बाद फिर स्कोर अच्छा होने लगा। हाँ, और अगर आपकी कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा होगा ही, बूस्ट हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो उस केस में मुझे लगता है कि अगर किस टाइम ऐसा है तो आप दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनसे बात करिए और इस बारे में ज़रूर सोचिए कि तैयारी जब आपने स्टार्ट की थी तो आपने क्या सोच कर स्टार्ट की थी। ऐसा उस दिन नहीं था कि आपको सब कुछ आता है। जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके दोस्तों में कौन से ऐसे रहे जिन्होंने हर मोड़ पर आपको सपोर्ट किया? हमारे जो, क्योंकि आपने अभी बताया कि और हम लोग के डिस्कशन में रहा कि जब भी आपको लगे कि बहुत चीज़ें टूट रही हैं तो हम दोस्तों से भी बात करेंगे, अच्छे दोस्तों से, तो हमें अच्छा लगेगा और हम फिर निकल आएंगे उन चीज़ों, बेसिकली बात करेंगे। तो कौन ऐसे दोस्त रहे जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे हर मोड़ पे आपको साथ दिया? जैसे कि हमारे बचपन के दोस्त हैं, अनुराग शर्मा, यहीं से पढ़ा हुआ है, ऑडिटर के पद पे इस पर चयनित है उसका। अच्छा, वो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट से? ठीक है, वो हमारा दोस्त है। और हमारा एक फ्रेंड है सुयस, जो कि यहीं पे लाइब्रेरी में ही पढ़ता है और संस्था में ही प्रैक्टिस बैच भी आता है। ठीक है। वो जैसे कि मैं मतलब पढ़ाई के बारे में कम बातचीत होती दोस्तों से, लेकिन बाकी हंसी मजाक की चीज़ें, जैसे कि आप 15 मिनट 10 मिनट भी आप उनके साथ बात कर लेते हैं, तो आप अगर प्रेशराइज्ड पूरा दिन पढ़ते पढ़ते थक गए तो उससे आप रिलीज हो जाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस रहा हो अनुराग के साथ या सुयस के साथ जो आपको लगा हो कि नहीं ये एक मार्वेलस इंसिडेंट था, एक ऐसा पॉइंट था जिस दिन हमारा दोस्त ही हमारा साथ दे सकता? नहीं, ऐसा कुछ वैसे हुआ नहीं। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि कभी डिमोटिवेशन नहीं आया, बार बार आपको हमेशा लगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने तैयारी किसी अलग तरीके से स्टार्ट की थी
और आपकी बहन भी क्योंकि संस्थान से रही तो उन्होंने भी आपके सामने ये रखा कि नहीं होपलेस मत होइए, मेरा हुआ है उनका भी जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा लग रहा था कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब मुझे एएसओ का पद मिल ही जाएगा? हाँ मतलब मैंने ये तो 100% डेफिनेटली कंफर्म था कि सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि मॉक्स में अच्छे स्कोर बन रहा था। लेकिन हाँ जब मॉक एग्ज़ाम देकर के आया बाहर तब भी लगभग पता था कि लेवल 7 तक मिल जाएगा। हाँ तो लेकिन मेरा जो पहला वो था प्रेफरेंस वो था एमईए, वो 0.1 से रह गया। 0.1 मार्क्स से रह गया। तो समय और मार्क्स की कीमत तब पता चलती है जब 0.1 मार्क्स से कुछ छूटता है और जब आपको कुछ 1/10 सेकेंड से कोई रेस आप हारते हैं। आज जब आप स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो बहुत शुरुआत से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और वो अपनी तैयारी को ना तोड़ें, लगातार इसी जो है मुहिम में उस मुकाम की तरफ बढ़ते रहें जिसमें उन्हें जाना है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप की तरफ से और अपनी तरफ से? मेरा मैसेज यही है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को ना तोड़ें किसी भी तरीके से। जैसे कि आप अगर 6 महीने भी या फिर साल भर भी अगर कंसिस्टेंट होकर के पूरा आप दिन का एक एक सेकंड का अच्छा हिस्सा ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरा दिन पढ़ रहे हैं। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक एक सेकंड अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आपको एक साल पीछे कर दिया जाए, मैं आपको एक साल पीछे भेज दूं, तो आप अपनी तैयारी में से क्या बदलाव करके वापस आएंगे कि जिससे आपको लगता है कि वो आप नहीं कर पाए? ऐसा कुछ लगता है? वैसे तो हर टाइम में लिया गया डिसीजन सबसे बेस्ट होता है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसी कमी रह गई या ऐसी चीज़ें हैं जो हम और बेहतर कर सकते थे? जी हाँ, जैसे मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने जीएस को इतना ध्यान नहीं दिया, इतना फोकस नहीं किया था जो कि जितना मैंने लास्ट में किया, लेकिन फिर भी तो आप चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करना चाहेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट में आपने कम काम किया। अब आप इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ और बातें भी आती हैं, जैसे आप क्या कुछ चीज़ों के बारे में और बताएंगे कि आज के दौर में जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल, जैसा कि आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शन का एक पॉइंट नहीं बार बार होनी चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि हर बार एक मोबाइल का एक फीचर आता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या आपको उसने किया? अगर किया तो आपने उससे कैसे बचाव किया? तो इन सब चीज़ों पर बच्चों को थोड़ा गाइड करें। जी जैसे कि सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हो गया, बाकी यूट्यूब वगैरह रील्स स्क्रॉल करना, इनमें टाइम मतलब पता नहीं चलता। आप अगर सोचेंगे 10 मिनट में रील स्क्रॉल कर लूँ तो कब आधा घंटा हो जाए, कब 1 घंटा हो जाए, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने इससे अपने आप को कैसे बचाया? मैंने सबसे पहले मेरी इंस्टाग्राम आईडी मतलब डिलीट मार दिया उसको इंस्टाग्राम डिलीट मार दिया, तो अगर वही नहीं रहा तो चलाने का मतलब ही नहीं रहा फिर। ठीक, तो सबसे पहले कि इंस्टा जो भी सोशल मीडिया जो अभी आपको परेशान कर रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है कि मेरा टाइम इसमें जा रहा है, तो सबसे पहले ये सोचिए कहाँ से उसको हटाया जा सके, कितना उससे दूर रह सके, तो ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें हो जाएंगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी पड़ जाएंगे। जैसे बार बार आता है कि जैसे आपने रील्स की बात की तो उससे एक प्रश्न निकल के आता है कि बहुत शॉर्ट्स चीज़ें, मतलब आप देखते हैं बच्चे बहुत शॉर्ट में जाते हैं, मैथमेटिक्स उनको लगता है बहुत शॉर्ट में हो जाए। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस करता हूँ, तो आपका इस बारे में क्या मानना है कि मतलब क्या डिफरेंस रहता है बहुत शॉर्ट में पढ़ लेने से और पूरा एक बार डिस्क्राइब पढ़ लेने से? क्या फ़र्क रहता है, क्या अंतर रहता है इन चीज़ों में? जैसे कि मेरे हिसाब से कि आपको कोर्स एक बार करिए, लेकिन अच्छे से डीपली करिए कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े उसकी। बस इसी तरीके से अगर आपने सोचा कि छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ ली जाएँ, कहीं पे शॉर्ट वीडियो देख करके तैयारी कर ली जाए, तो आपको उस समय तो अच्छा लगे कि हाँ मेरा ये 2 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट चेंज करके दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन उसमें दिक्कत होने लगेगी। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जैसे आजकल आ भी रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो अब वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक बार सही से पढ़ें तो ऑटोमेटिकली एक बार आप सही से चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप हर लेवल की चीज़ों के लिए अक्सर हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए कुछ सारी बातचीत को यहाँ से पूरी हो जाती। आप सभी बच्चों के लिए कॉमन मैसेज है हिमांशु की तरफ से कि भाई अगर आप लगातार प्रयास करते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे, तो आपको एक टाइम बाद कुछ एकदम अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि आप सही तरीके से चीज़ें लेके चल रहे थे।
चीज़ों को अगर बार बार हम ब्रेक करेंगे तो एक टाइम बाद आप ये पाएंगे कि हम अगर कंसिस्टेंस होते तो और अच्छा हम परफॉर्म कर पाते। पूरे रूटीन में सुबह से आ जाना, लगातार प्रयास करते रहना, अपने मन चाहा पद पा लेना। मान लेते हैं उनका कहना है कि 0.1 मार्क्स से ये जरूर रह गया, लेकिन अभी भी वो किसी लेवल पर संतुष्ट नहीं है और एक इस स्तर की तैयारी में खड़े हैं कि अगर दोबारा एग्जाम देने का मौका मिले तो भी और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी बातों के बाद एक बात निकल के आती है कि हिमांशु से मेरा जो एक एक चीज़ों का जुड़ाव रहा, जिसे लगातार हम लोग बात करते रहे, क्लास में कोई समस्या हुई तो मेरा बुला लेना, अक्सर उन चीज़ों पर बात कर लेना जिन चीज़ों पर आपको लगता है कि हमें बात कर लेनी चाहिए। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कुछ क्वेश्चन पूछा था, बता नहीं पाए थे, और जैसा कि पहले से भी टैगलाइन रही है कि जिसको हमने मारा है उसका सिलेक्शन फिर हो ही जाता है, तो हिमांशु मार खा चुके हैं। तो उस इंसिडेंस के बारे में जरा बच्चों को कोई बताएं। ये हमारा प्रैक्टिस बैच में ही आपने कोई फार्मूला पूछा था मैथ्स का, तो वो भूल गया था मैं, तब आपने मारा था। तो उस दिन आपने तय कर लिया था कि अब तो हाँ, बिल्कुल सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अब इस इंसिडेंट से मैं एक बात कहूँगा कि देखिए ऐसा है कि अच्छी मूर्ति बनानी होती है तो कारीगर को बहुत काम करना होता है, लेकिन सबसे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है कि किसी ने खूब कहा है कि पत्थर को पहले पत्थर बनना पड़ता है, तब कहीं जाकर कारीगर कुछ कर पाता है। अगर स्टूडेंट्स, टीचर्स एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो आगे लगातार बढ़ती जा रही है, तो कोई भी एक लैग करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप पत्थर जैसे बनेंगे तो मैं कारीगर की तरह थोड़ा चलाऊंगा और आप लगातार उस चोट को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे अपने आप बढ़ते जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में और आगे भी बच्चों से बात होती रहेगी। आप सभी को